बीएससी पाठ द्वितीय के सभी छात्रों का स्वागत। मैं डॉक्टर सीपी महेंद्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। आज हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह से ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं। पौधों में अब तक अपन ने सारा स्टडी कर लिया है, उसमें ट्रांसपिरेशन का सिद्धांत तो पढ़ा है, उसके वीडियो आप मैंने अपलोड कर दिए थे यूट्यूब पर, आपने देखे होंगे, सुने होंगे, आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब आज हम पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन के फैक्टर्स। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, इसमें दो तरह की कैटेगरी में हम बांटेंगे इनको। एक तो एक्सटर्नल यानी बाह्य फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, दूसरे इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल यानी आंतरिक फैक्टर्स, यानी कि पौधों के अंदर जो है वो फैक्टर्स और पौधे के बाहर वो फैक्टर्स। तो पौधे के बाहर जो फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स, उनको हम एक बाई एक करके लेते हैं। उसमें सबसे पहला आता है लाइट। प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश जो मिल रहा है पौधों को, उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस तो हो ही रहा है, जो मेन स्रोत है ऊर्जा का, और उसकी द्वारा प्रकाश करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उससे प्लांट्स को भी ऊर्जा देते हैं और पूरी सृष्टि को भी ऊर्जा देते हैं। उसके द्वारा जो रॉ मटेरियल हमको मिलता है उसको हम उपयोग करते हैं और हम ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं। तो प्लांट्स और सारे लोग, सारे एनिमल्स और सारे जीव कहाँ से ले रहे हैं? सूर्य के द्वारा संचित ऊर्जा को हम लोग उपयोग करते हैं। तो लाइट इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करता है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कर ही रहा है, उसकी तो प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ट्रांसपिरेशन में लाइट एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। उसका कारण क्या है कि लाइट जितनी मात्रा में आपको मिल रही है, उसका सारा दिन का कितना आपको टेम्परेचर पे मिल रही है, कितनी लेंथ मिल रही है, उस पर डिपेंड करता है। और प्रकाश संश्लेषण, लाइट जितनी इंटेंसिटी की ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होती है, उसका समानुपाती माने आप। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का प्रकाश जितने ज़्यादा समय के लिए मिलेगा तो उसकी वजह से पत्तियों में तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने की वजह से रंध्र खुल जाते हैं और जितना पानी वाष्प बनकर के उड़ करके पत्तियों के स्टोमेटा से रंध्र से बाहर आकर के वातावरण में चला जाता है, और प्लांट्स की कैनोपी की चारों तरफ माइक्रो एनवायरनमेंट में वाष्प के द्वारा तापमान को नियंत्रित करने के लिए सारा वाष्प बन करके बाहर निकलता रहता है। ये ट्रांसपिरेशन, मतलब जितनी ज़्यादा तेज लाइट इंटेंसिटी की प्रकाश मिलेगा उतना ज़्यादा वाष्पोषण होगा, जितना कम मिलेगा उतना ही वाष्पोषण कम होता चला जाता है। परंतु फोटोसिंथेसिस करने के लिए पौधों को पर्टिकुलर इंटेंसिटी चाहिए होती है, विपग्योर वाली, उसके अंदर रेंज में ही वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। और उसमें भी विशेष रूप से ब्लू, रेड एंड ग्रीन कलर की जो वेवलेंस होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि लाइट आपको तेज मिले और टेम्परेचर बढ़ा दे तो ऐसी स्थिति में वाष्पोषण भी बढ़ेगा। तो ये लाइट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। यदि लाइट तेज मिल रही है तो आपको पता है कि जैसे जैसे लाइट गिरेगी आप महसूस कर सकते हैं कि दोपहर 11 बजे बाद से लेकर के 3-4 बजे तक इतनी तेज़ धूप होती है कि टेम्परेचर भी बहुत राइज कर जाता है। और ऐसी स्थिति में जितना टेम्परेचर राइज कर रहा है उतना ही ट्रांसपिरेशन भी बढ़ रहा है, परंतु रंध्रों की गति जरूर प्रभावित होती है। यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ गया है, मोर देन 40 और 45, 48 डिग्री सेल्सियस, ऐसी स्थिति में रंध्र आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं, तो वाष्पोषण भी बंद हो जाता है। परंतु एक अधिकतम रेंज वाला टेम्परेचर रहता है, यानी कि 8 डिग्री 10 डिग्री से लेकर के और 40 डिग्री से नीचे नीचे, तो वो एक अनुकूलित तापमान होता है जिसमें मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण भी हो रहा है, वाष्पोषण भी मैक्सिमम हो रहा है। परंतु जैसे इससे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा वाष्पोषण कम हो जाता है स्टोमेटा बंद होने की वजह से। तो ये टेम्परेचर एक प्रभाव डालता है वाष्पोषण की दर पर। तीसरा फैक्टर हम मानते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी,
जो वातावरण में वायु आर्द्रता होती है, वायु आर्द्रता की सापेक्षता होती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करने के लिए। यदि वातावरण में पहले से ही ह्यूमिडिटी की परसेंटेज ज़्यादा है, यानी वाष्प पहले से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वाष्पोत्सर्जन कम होगा। वाष्पोत्सर्जन जब ज़्यादा होता है जब एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी तो कम हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ता चला जाता है। परंतु जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, वाष्पोत्सर्जन भी कम होता चला जाता है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर जो वातावरण में उपलब्ध आर्द्रता पर भी निर्भर करती है। और फिर नेक्स्ट इसका है फैक्टर विंड, हवा। सामान्य रूप से हवाएं चलती रहती हैं और प्लांट्स उससे प्रभावित होते हैं, परंतु जितनी ज़्यादा मात्रा में हवा चलती उतनी मात्रा में ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाती है। परंतु बहुत ज़्यादा तेज़ गति की स्पीड से हो जाती है वायु, 30 किलोमीटर पर आवर या 35 किलोमीटर पर आवर की गति से ऊपर जितनी भी वायु की गतियां हैं वो प्लांट्स में इतना ज़्यादा आघात पहुंचाती हैं कि वो पत्तियों में जितने भी स्टोमेटा हैं उनकी गार्ड सेल को प्रभावित करते हैं, तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। परंतु उससे कम रेंज वाली वायु की गति रहती है, तो ऐसी स्थिति में नियमित रूप से वाष्पोत्सर्जन बढ़ता रहता है, नीचे से पानी भी खिंचता रहता है और बाहर वाष्पोत्सर्जन में पानी निकलता रहता है। क्योंकि जितना भी प्लांट्स की कैनोपी है, उस कैनोपी पर जो भी पत्तियाँ बाहर से H2O निकाल रही है, ये H2O निकल के एटमॉस्फेयर में जा रहा है, परंतु यहाँ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कवर करने के लिए वापस पानी बाहर निकालते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती ही चली जाती है। परंतु जितना ज़्यादा मात्रा में गति बढ़ती है, 35 किलोमीटर पर आवर की गति से वायु की गतियाँ चालू हो जाती हैं, तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है। पांचवा फैक्टर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना है, यानी कि वायुमंडल में दाब कितना है उस वक्त। तो जितना हम धरती पर रहते हैं उतना दाब ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, और भी ऊंचाई पे पहाड़ जहाँ पे टेम्परेट जोन के ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहाँ हम चले जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पर, तो वहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है। तो जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है उतना ही ट्रांसपिरेशन की दर भी कम हो जाती है, क्योंकि पानी का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम होता है, तो ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाता है। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर प्रेशर का प्रभाव पड़ता है। छठा है फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी कितना अवेलेबल है उस एरिया में, प्लांट के एरिया में जहाँ प्लांट ग्रो कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जितना पानी का अवशोषण होता है उतनी मात्रा में ट्रांसपिरेशन होता है। यदि आपको पानी की उपलब्धता ही कम है तो ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में आप ये माने कि पानी है जो सॉइल के अंदर कितनी मात्रा में उपलब्ध है, प्लांट्स को इजीली अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ कंसंट्रेशन सॉइल की ज़्यादा, तो सॉइल के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन तो ज़्यादा नहीं है, अन्यथा तो पानी अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थितियाँ बहुत सारे होती हैं। और हाई एल्टीट्यूड पे पानी की कमी होती है पहाड़ों में, और वहाँ पे पानी खींचने की स्थिति बनती नहीं है और ट्रांसपिरेशन रेट भी प्रभावित होती है। यानी कि पानी की मात्रा जितनी ज़्यादा मात्रा में होगा उतनी मात्रा में वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ेगा, और जितनी मात्रा में वाटर कम हो जाता है अवेलेबल वाटर पानी खींचने के लिए, तो उतनी मात्रा में ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाता है। इसके अलावा सातवां एक एक्सटर्नल फैक्टर है स्प्रे ऑफ केमिकल्स। रसायनों का जो स्प्रे होता है या छिड़काव होता है वो एक प्रभाव करता है ट्रांसपिरेशन पे। आप जानते हैं कि क्रॉप्स जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो क्रॉपिंग करते हैं तो वो दवाइयों का छिड़काव करते हैं, और वो केमिकल्स जो होते हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर हो चाहे और कोई मिथाइल डोमेशन, जितनी भी दवाइयाँ आ रही हैं जो कीड़ों को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए पत्तियों पर छिड़काव करते हैं, तो जितना लीफ सरफेस पे जितना भी किसी केमिकल का छिड़काव करते हैं तो उस वक्त उस लीफ का परमेबिलिटी प्रभावित होती है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। परंतु कई बार क्या होता है कि ऐसी स्थिति भी होती है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल दे दिए जाते हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वाष्पोत्सर्जन भी कम हो जाता है। कुछ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उस स्थिति में केमिकल्स के साथ साथ यदि आप एंटी ट्रांसपेरेंट दे देते हैं, यानी कि प्रति वाष्पोत्सर्जन
के केमिकल्स होते हैं वो डाल दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वाष्पोषण बंद हो जाता है। कई बार पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो उस कोशिका के अंदर ABA एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज होता है और वो स्टोमेटा को बंद कर देता है, तो वो एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है। ऐसी स्थिति में वाष्पोषण तुरंत बंद हो जाता है। तो ऐसा ये 7 फैक्टर हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं जो आपको वाष्पोषण को प्रभावित करते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इंटरनल फैक्टर्स। प्लांट्स के अंदर कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं वो जो प्रभावित कर रहे हैं। एक तो लीफ एरिया या प्लांट एरिया या जो ट्रांसपरेशन शोविंग ऑर्गन्स हैं उनका एरिया कितना है। किसी भी प्लांट का यदि लीफ का एरिया ज़्यादा है, प्लांट की स्ट्रक्चर ऐसी है, मॉर्फोलॉजी ऐसी है कि उसका जो तना और ब्रांचेस तो कम है और लीव्स की पत्ती की साइज चौड़ी बहुत है और बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप यूँ माने कि उसमें स्टोमेटा की संख्या भी ज़्यादा होगी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने पूर्व क्लासों में बताया था, वीडियो में आपने देखा होगा, सुना होगा, उनमें मैंने कहा था कि ऐसे रिसर्च हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में 100 स्टोमेटा भी हो सकते हैं और 60,000 तक स्टोमेटा भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लीफ एरिया बहुत प्रभाव डालता है वाष्पोषण के लिए। यदि एक लीफ एरिया जो है छोटा है तो वाष्पोषण भी कम होगा, लीफ एरिया बहुत ज़्यादा है तो वाष्पोषण भी ज़्यादा होगा। आप ये माने कि जैसे जीरोफिलिक प्लांट्स होते हैं जो कांटेदार प्लांट होते हैं, उनकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, कंपाउंड लीफ होती हैं, पिन्ना होते हैं छोटे छोटे, तो उनमें स्टोमेटा जो संख्या कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनमें वाष्पोषण भी कम होता है। परंतु जिनकी लीफ बहुत बड़ी होती हैं, सामान्य लीफ की तरह बहुत सारा कैनोपी होता है, तो उसमें स्टोमेटा की संख्या ज़्यादा होने की वजह से वाष्पोषण ज़्यादा मात्रा में होता है, उसकी दर ज़्यादा हो जाती है। देन स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी सेकंड पॉइंट है। स्टोमेटा की तीव्रता कितनी है या उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी पर्टिकुलर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में या पर इंच एरिया में कितने स्टोमेटा हैं उस प्लांट्स में, तो जितनी उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे स्टोमेटा की संख्या होगी, उस आधार पे उसमें स्टोमेटा का ट्रांसमिशन की दर भी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ज़्यादा मात्रा में स्टोमेटा है पर स्क्वायर इंच तो ज़्यादा ट्रांसमिशन होगा, अदरवाइज कम होगा। थर्ड पॉइंट या थर्ड फैक्टर है इंटरनल फैक्टर, वो है लीफ ओरिएंटेशन। लीफ ओरिएंटेशन, पत्ती का विन्यास। पत्ती का विन्यास पौधे पे लगने वाली उसकी पोजीशन पर है। यदि प्लांट जो भी है, शर्ब हार्ब या ट्री, उस पर लीफ का ओरिएंटेशन किस तरह का है, टूवर्ड्स द लाइट, यानी सूरज की रोशनी की तरफ किस पोजीशन पे है, रिफ्लेक्शन जो उसका रेडिएशन आ रहा है हमारे पास, आयातित जो प्रकाश आ रहा है वो गिर करके सीधा रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस एटमॉस्फेयर में, या फिर उसी में एब्जॉर्ब हो रहा है। यदि उसी में एब्जॉर्ब हो रहा है तो लीफ का टेम्परेचर बढ़ाएगा, और यदि वो उस पर गिर करके वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इस एंगल से गिरता है, तो फिर वो टेम्परेचर को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में लीफ ओरिएंटेशन पर यदि टेम्परेचर बढ़ने वाली किरणें एकदम सीधी आकर गिर करके लंबवत गिर रही हैं और उसी में एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अंदर जो टेम्परेचर राइज होगा उससे वाष्पोषण बढ़ेगा, क्योंकि पानी की डिमांड बढ़ेगी और उस बाहर के एटमॉस्फेयर को या लीफ की बाहरी सरफेस को ठंडा करने के लिए बाहर पानी आ जाएगा स्टोमेटा के थ्रू, और उसको टेम्परेचर को डाउन करने के लिए बार बार पानी की मात्रा वहाँ बढ़ेगी। होता क्या है कि जो बाहर के एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंसेस आते हैं कंसंट्रेशन के, प्रेशर के, एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ साथ जो मैंने फिजिकल उसमें बताया है, तो वो साथ साथ में भी प्रभाव डाल रहे होते हैं। तो लीफ ओरिएंटेशन में समझ में आ रहा होगा आपको, प्रकाश का महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे ही फिर आ जाता है लीफ स्टोमेटा, लीफ स्ट्रक्चर। लीफ स्ट्रक्चर और पांचवा पॉइंट है इसमें रूट एंड शूट रेशियो।
ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लीफ स्ट्रक्चर, यानी कि पत्ती की जो संरचना होती है। पत्ती मोनोकोटिलीडन है, डाइकोटिलीडन है, रेटिकुलेट वेनेशियन है या पैरेलल वेनेशियन है, ये उसकी पोजीशन क्या है प्लांट्स के ऊपर। फिर उसकी स्ट्रक्चर के आधार पे हम कह सकते हैं कि लीफ चौड़ी है, चकड़ी है, या कांटेदार है, पतली है, लंबी है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, पाइनस की जो निडल लीफ होती है। अब निडल लीफ में सरफेस एरिया बहुत कम है, उसमें स्टोमेटा की पोजीशन, उसमें वास्कुलर का लॉस बहुत कम होता है, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड पे उगने वाला, टेम्परेट जोन में उगने वाला प्लांट है, जीरोफिटिक कंडीशंस शो करता है, पानी की कमी रहती है वहाँ पर। वातावरण में रहते रहते अनुकूलित प्लांट इतने हो गए कि इनकी लीफ निडल जैसी होती है, सामान्य पत्तियों जैसी नहीं हो करके, तो इसमें स्टोमेटा की संख्या कम हो गई और वहाँ पे वाष्पोषण बहुत कम हो जाता है, यानी कि पानी का नुकसान कम होता है। ऐसे ही हम यदि बात करें राजस्थान में उगने वाले जीरोफिटिक प्लांट्स में, उनमें संकर स्टोमेटा पाए जाते हैं। नीरियम का उदाहरण आप पढ़ते हैं, आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। नीरियम जो कनेर की लीफ होती है, उस लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं वो संकर स्टोमेटा होते हैं। उनकी जो कैविटी होती है स्टोमेटा की, वो कैविटी इस तरह से बनी रहती है और उसके अंदर हेयर्स उग जाते हैं। तो इसके अंदर से जो एक्सचेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, वाटर वेपर का, वो बहुत कम कर देता है। ये हेयर्स संकन होता है, सब कैविटी बन जाती है। तो ऐसे जीरोफिटिक प्लांट्स में बहुत सारे अडेप्टेशंस आ जाते हैं। तो ये लीफ में जो जितने भी अडेप्टेशंस हैं वो वाष्पोषण की दर को प्रभावित करते हैं। पांचवा इंटरनल फैक्टर है रूट एंड शूट रेशियो। यदि मूल की तुलना में शूट का रेशियो ज़्यादा हो तो वाष्पोषण कम होगा, या शूट की तुलना में रूट की रेशियो ज़्यादा है, यानी रूट का जितना भी फाइनल एरिया है वो ज़्यादा है, तो उन प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, तो वाटर अवशोषण भी ज़्यादा होगा, तो वाष्पोषण भी ज़्यादा होगा। शाकीय पौधे जितने भी होते हैं छोटे छोटे, उनमें पौधे की साइज छोटी होती है और उसका जो शूट होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, परंतु उसका रूट सिस्टम होता है वो काफ़ी इलैबोरेटेड होता है। तो उसके प्लांट्स में लीफ रूट का जितना एरिया है, रूट का जितना रेशियो है इन कंपैरिजन टू शूट, ज़्यादा होने की वजह से वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होता है। और वो जो जितने भी ट्री स्पीसीज होते हैं, बड़े ट्री स्पीसीज बन जाते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो टेप रूट होती है, ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होती है उनमें, और वो जितना एरिया है रूट जोन का जहाँ पर रूट हेयर्स होते हैं वो मात्रा बहुत कम होती है। तो उनसे जो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है उस तुलना में वहाँ वाष्पोत्सर्जन भी प्रभावित हो रहा है, वो कम हो जाता है। जितना रूट रेशियो तो स्टेम की तुलना में कम होगा, उतना ही वाष्पोत्सर्जन इसलिए कम होगा कि पानी का एब्जॉर्प्शन भी कम हो रहा है। तो ये रूट का रेशियो और शूट का रेशियो भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जितने फैक्टर्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, ये फैक्टर्स समझ में आए होंगे, और आप इसको एक बार और वीडियो को देख करके समझने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद।